मूवी की शुरुआत होती है समंदर के बीच एक इंटेंस सीन से। एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोट्स रेस्क्यू टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नासा का एक स्पेस कैप्सूल क्रैश हो चुका है और रेस्क्यू टीम का मिशन है एस्ट्रोनॉट सैम को जिंदा निकालना। कुछ ही देर में सैम को रेस्क्यू कर लिया जाता है और बोट पर लाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सैम बेहोश होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे सीवियर डिजीनेस महसूस होती है। उसका सर घूम रहा होता है, बॉडी वीक होती है, जैसे ग्रेविटी का बैलेंस अभी तक ठीक ना हुआ हो। जब सैम रूम में इधर उधर देखती है तो उसे एक शॉकिंगली स्ट्रेंज चीज नजर आती है। एक पेन ट्रे हवा में फ्लोटिंग कर रही होती है, बिल्कुल जीरो ग्रेविटी की तरह। सैम इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ रूम में आ जाते हैं और उसका फोकस टूट जाता है। जब सैम दोबारा उस जगह देखती है तो पेन ट्रे बिल्कुल नॉर्मल टेबल पर पड़ी होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद सैम को नोसिया होता है और वो वॉमिट करती है। डॉक्टर्स कामली उसे बताते हैं कि ये सब कम्प्लीटली नॉर्मल है, स्पेशली स्पेस से वापस आने के बाद। फिर वो सैम से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उसकी मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस चेक कर सके। सैम डॉक्टर्स को पेन ट्रे वाली बात बताती है। डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि स्पेस मिशंस के बाद एंटी ग्रेविटी हैल्यूसिनेशंस होना कॉमन होता है। ब्रेन और बॉडी को वापस अर्थ के ग्रेविटी सिस्टम में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक्सीडेंट की वजह से सैम का हाथ स्वोलन होता है। डॉक्टर्स जब उसे केयरफुली चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ इम्पैक्ट इंजरी है, लेकिन सैम के चेहरे पर जो कंफ्यूजन और फियर है वो क्लियरली बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है। कहीं ना कहीं सैम को लगता है कि जो कुछ वो देख रही है वो सिर्फ हैल्यूसिनेशन नहीं हो सकता, और यही से मूवी एक डार्क साइकोलॉजिकल साइफाई डायरेक्शन में एंटर करती है, जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, आखिर स्पेस में हुआ क्या था? सैम धीरे धीरे अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मिशन कंट्रोल से उसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे और शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कैप्सूल अपने राउट पर था, सिस्टम स्टेबल था, कोई वार्निंग नहीं थी। लेकिन फिर अचानक सैम को महसूस होता है कि जैसे वो किसी चीज से टकरा गई हो। उसे एग्जैक्ट याद नहीं कि वो क्या था, बस एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। सैम का ख्याल है कि शायद फ्रीफॉल के दौरान वो अनकॉन्शियस हो गई थी, लेकिन वो खुद भी इस बात को लेकर श्योर नहीं होती। डॉक्टर्स उससे बताते हैं कि कैप्सूल के आउटर शेल में पेनिट्रेशन मार्क्स मिले हैं और उसका हेलमेट भी डैमेज था। उन्हें भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो चीज क्या थी, लेकिन उनका अंदाजा है कि शायद वो मीटियोर डेब्री हो सकता है, स्पेस में घूमते हुए छोटे पार्टिकल्स जो कभी कभी डेडली हो जाते हैं। सैम के स्पेस सूट पर जो अननोन पार्टिकल्स मिले हैं उन्हें लैब में एनालाइज किया जा रहा होता है ताकि ये समझा जा सके कि वो सिर्फ स्पेस डेब्री था या कुछ और। कुछ देर बाद सैम से मिलने उसका हस्बैंड मार्क और उनकी छोटी सी बेटी इजी आती है, लेकिन क्योंकि सैम अभी स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में होती है, इसलिए वो सिर्फ ग्लास वॉल के पार से बात कर पाते हैं। बेटी को देखकर सैम इमोशनली ब्रेक होने लगती है, लेकिन ग्लास बैरियर उनके बीच एक पेनफुल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। थोड़ी देर बाद सैम के फादर विलियम भी आते हैं। वो सैम को बताते हैं कि अब सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि पेंटागन भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका है। रीजन ये होता है कि सैम के रीएंट्री के वक्त उन्होंने कुछ स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की थी, ऐसे सिग्नल्स जो नॉर्मल नहीं होते। इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट सैम के लिए एक आइसोलेटेड गवर्नमेंट हाउस असाइन करती है ताकि वो मीडिया और रिपोर्टर्स से दूर रहकर रिकवरी कर सके। सब लोग सोच रहे होते हैं कि सैम सिर्फ एक एक्सीडेंट से गुजरी है, लेकिन सैम के चेहरे पर जो फियर और कंफ्यूजन है वो क्लियरली हिंट देता है कि स्पेस ने उसे सिर्फ फिजिकली नहीं कुछ और भी दे दिया है। और यही से मूवी का सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो जाता है। रियूनियन के बाद मेडिकल टीम सैम को और डिटेल्ड टेस्ट्स के लिए ले जाती है। जाते वक्त सैम ग्लास वॉल के पास रुकती है, अपनी बेटी इजी का हाथ ग्लास के थ्रू टच करती है और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी। कुछ ही देर बाद जब सैम को फाइनली मूव करने का टाइम आता है
एक फुल गवर्नमेंट कन्वॉय उसे लेकर निकलता है। गाड़ियां एक ऐसी जगह पर जाकर रुकती है जो बिल्कुल आइसोलेटेड और सुनसान होती है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ खामोशी। यहाँ मिशेल सैम को घर का कंप्लीट टूर देती है। वो बताती है कि ये जमीन गवर्नमेंट ने 1950s के एरा में खरीदी थी, जब यहाँ वेपन टेस्टिंग होती थी। आज के टाइम में ये जगह हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट्स और सेंसिटिव केसेस के लिए इस्तेमाल होती है। घर के बाहर एक टेलीस्कोप भी लगा होता है। मिशेल कहती है कि शायद इसे सैम को स्पेस से कनेक्टेड रहने का फील मिले, ताकि वो स्पेस को मिस ना करे। जब सैम टेलीस्कोप यूज करती है, अचानक उसे एक तेज पियर्सिंग सी आवाज सुनाई देती है। उसका सर घूमने लगता है, बैलेंस बिगड़ने लगता है और उसके दिमाग में स्ट्रेंज और अनफेमिलियर मेमोरीज फ्लैश होने लगती है, ऐसी यादें जो उसकी अपनी लगती ही नहीं। मिशेल फौरन सैम को संभालती है और बताती है कि ये सिम्टम्स कॉमन है। वो सैम के पास रहती है जब तक वो आवाज धीरे धीरे गायब नहीं हो जाती। बाद में मिशेल उसे क्लियरली वार्न करती है कि रिकवरी के दौरान सैम को नोज ब्लीडिंग, हैल्यूसिनेशंस और सीवियर हेडेक्स जैसे सिम्टम्स फेस हो सकते हैं। अगर सैम फ्यूचर में दोबारा स्पेस मिशन के लिए कंसिडर होना चाहती है तो उसे रिकवरी पर फुल फोकस करना होगा। 2 महीने बाद सैम का असेसमेंट टेस्ट होने वाला होता है, जो डिसाइड करेगा कि वो काम पर वापस जा सकती है या नहीं। इस दौरान डॉक्टर्स रोज सुबह उसकी मेडिकल चेकअप के लिए आया करेंगे। जब टीम चली जाती है और सैम अकेली रह जाती है, तब उसे अचानक इंटेंस हेडेक महसूस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग के जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। और यही से क्लियर हो जाता है कि सैम सिर्फ एक्सीडेंट से रिकवर नहीं कर रही, उसके साथ कुछ और भी आ चुका है, जो अब धीरे धीरे जाग रहा है। सैम अपना टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन फीवर बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर वो अपना बैंडेज रिमूव करती है और हाथ को देखती है। वहाँ एक ऑड सा वाउंड नजर आता है, जो नॉर्मल इंजरी जैसा नहीं लगता। वो अपना सामान अनपैक करना स्टार्ट करती है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। कपड़ा लेने के लिए वो किचन की तरफ जाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वाल का वीडियो कॉल आ जाता है। कॉल के दौरान बातचीत चल ही रही होती है कि सैम अचानक बिल्कुल चूप हो जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो सिर्फ बैकयार्ड की तरफ घूरती रहती है, जैसे वहाँ कुछ देख रही हो। वाल स्क्रीन पर उसका नाम बार बार लेती रहती है, जब तक सैम फाइनली नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ जाती। सैम अपोलोजाइज करती है और कहती है, मुझे लगा बाहर कुछ था, लेकिन जब वो दूसरे रूम में जाती है तो बाहर शैडोज के बीच कुछ मूव करता हुआ दिखाई देता है। वाल उसे एडवाइस करती है कि वो अपने सिम्टम्स थोड़े कम शो करे, ताकि डॉक्टर्स उससे जल्दी वर्क के लिए क्लियर कर दे। कॉल एंड होती है और उसी वक्त घर की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू हो जाती है। अचानक एक रूम से लाउड क्रैशिंग साउंड आती है। सैम भागकर वहां जाती है तो देखती है कि फ्लोर मिट्टी और रेन वाटर से भरा हुआ है, जैसे कोई स्टॉर्म घर के अंदर घुस आया हो। एक चेयर उल्टी पड़ी होती है और सबसे स्कैरी बात, बैकयार्ड का दरवाजा खुला होता है। सैम धीरे धीरे बाहर निकलती है, जंगल की तरफ देखती है और वहाँ उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो चीज गायब हो जाती है। और यही से ऑडियंस को फील होने लगता है कि जो सैम स्पेस से वापस लाई है वो सिर्फ यादें नहीं है। सैम धीरे धीरे जंगल की तरफ जाती है और उस जगह स्टोन फेंक कर चेक करती है जहां उसे पहले वो चीज नजर आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो मिस्टीरियस एंटिटी अब घर की छत पर मौजूद है। अचानक सैम को ऊपर से तेज और अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसी वक्त उसे फिर वही डिस्टर्बिंग विजन दिखाई देता है, जहां लोग डार्क क्रैश साइट पर चल रहे होते हैं, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल अननेचुरल। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग। जब सैम उठती है तो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बैंडेज नहीं है और सबसे शॉकिंग बात, जख्म पहले से ज्यादा फैल चुका होता है, जैसे टाइम के साथ हील होने के बजाय बढ़ रहा हो। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त एक और इम्पॉसिबल चीज होती है। एक अंडा काउंटर के ऊपर हवा में फ्लोटिंग करता हुआ नजर आता है। सैम धीरे से उससे टच करती है और अंडा मूव करने लगता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स के कंट्रोल में हो। लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम घर में एंटर करती है, अंडा अचानक काउंटर पर गिरकर टूट जाता है, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो।
बाकी सुबह का टाइम टेस्ट्स और ऑब्जर्वेशंस में निकल जाता है। एक्सरसाइज के दौरान सैम को पैर में शार्प पेन महसूस होता है, लेकिन वो कैजुअली कह देती है बस एक क्रैम्प है। टेस्ट्स के बाद वो अपने बॉडी के सोर स्पॉट्स पर आइस लगाकर काउच पर लेट जाती है। मिशेल उससे माफी मांगती है और कहती है कि टेस्ट्स थोड़े इंटेंस है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो स्पेस प्रोग्राम के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। मिशेल सैम से पूछती है क्या और कोई सिम्टम्स फील हुए, और यही सैम एक डेंजरस डिसीजन लेती है। वो झूठ बोलकर कहती है नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मेडिकल टीम के जाने के बाद सैम माँ को कॉल करती है और कहती है कि जब वो फुली रिकवर हो जाएगी तो वो फैमिली ट्रिप पर जाना चाहती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन ऑडियंस को अब क्लियर फील हो जाता है कि सैम के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और जो चीज स्पेस से आई थी वो अब सैम के अंदर भी हो सकती है। सैम मार्क से कहती है कि वो फैमिली ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन मार्क क्लियरली मना कर देता है। वो कहता है कि फैमिली ट्रिप का आइडिया बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर उनका डिवोर्स हो गया तो इजी के लिए उन दोनों को साथ देखना और ज्यादा कंफ्यूजिंग और पेनफुल हो जाएगा। सैम को ये बात बहुत हर्ट करती है। वो सॉफ्ट टोन में कहती है कि वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्क उससे एक कड़वी याद दिला देता है। वो कहता है कि उन्होंने इजी को ऑलमोस्ट खो दिया था और उस दिन के बाद से सब कुछ मुश्किल ही रहा है। वो सैम को याद दिलाता है कि वो महीनों तक ट्रेनिंग के लिए घर से दूर रही, फिर स्पेस मिशन पर चली गई, और जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर से मिशन एक्सेप्ट कर लेगी। सैम थोड़ी बेचैन और इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मार्क और इजी दोनों उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चाहती है कि इजी को वो फैमिली मिले जो उसे कभी नहीं मिली। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात रिवील होती है। पता चलता है कि इजी अडॉप्टेड है, क्योंकि सैम और मार्क के खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे। लेकिन मार्क एक और पेनफुल ट्रूथ बोल देता है। वो कहता है कि अडॉप्शन ने वो खुशी नहीं दी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। इसी मोमेंट पर इजी बीच में आ जाती है और अपनी फैमिली ड्राइंग दिखाती है। ड्राइंग में सैम, मार्क और इजी के साथ कुछ अजीब से स्पेस लॉग भी बने होते हैं। सैम ड्राइंग देखकर कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब फील करती है। बाद में सैम वुड्स में वॉक पर चली जाती है और वहाँ उसे फिर से वही तेज दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। उसके दिमाग में अचानक स्मोक से भरे हुए एरिया के फ्लैशेस आते हैं, जहाँ एक सर्च टीम टॉर्च लाइट्स के साथ किसी को ढूंढ रही होती है। और जैसे जैसे विजन इंटेंस होता जाता है, सैम को महसूस होता है कि ये सिर्फ हैल्यूसिनेशंस नहीं है, ये किसी और जगह की यादें हैं, और शायद ये यादें सैम की अपनी नहीं है। अचानक सब कुछ रुक जाता है। सैम नीचे देखती है और पट्टियों के नीचे एक केबल नजर आती है। वो उस केबल को फॉलो करती है और कुछ ही डिस्टेंस पर उससे एक स्टोन मिलता है जिसके अंदर लाइट चल रही होती है। जैसे ही सैम उस स्टोन को उठाती है, उससे तुरंत समझ आ जाता है कि ये रियल नहीं बल्कि एक फेक रॉक है और उसके नीचे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। सैम घबरा जाती है। वो पैनिक में इधर उधर देखती है और फिर उसे एक और केबल दिखाई देती है। इस केबल को फॉलो करने पर उससे एक और फेक रॉक मिलता है और इसके अंदर भी कैमरा छुपा होता है। अब सैम का डर डबल हो चुका होता है। वो वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक पैर फिसलता है। वो पेड़ से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब सैम को होश आता है तो वो खुद को अपने बेड पर लेटी हुई पाती है। उसके समय तेज दर्द होता है और जब वो हाथ बालों में ले जाती है तो उंगलियों पर खून लग जाता है। तभी सैम देखती है कि कोई बाहर खड़ा है। अगले ही मोमेंट एक आदमी रूम में एंटर करता है। वो कहता है कि उन्होंने सैम को बाहर बेहोशी की हालत में पाया था और अंदर ले आए। सैम जब पूछती है तुम कौन हो, तो रिवील होता है कि ये उसका फादर विलियम है। विलियम बताता है कि जब वो घर आया और घर बिल्कुल खाली था तो उसने तुरंत सर्च टीम बुला ली। वो सैम को थोड़ा डांटता भी है और कहता है कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रही, जबकि डॉक्टर्स ने क्लियरली मना किया था। सैम फिर डायरेक्ट कैमरास का सवाल करती है। विलियम थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर सच बताता है कि उसने नासा को घर की सारी डिटेल्स नहीं दी थी।
उसका कहना होता है कि उससे नहीं लगा था कि सैम इतनी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करेगी। इस बात से क्लियर हो जाता है कि सैम जिस जगह रह रही है वो बिल्कुल सेफ नहीं है और किसी ना किसी का उस पर कांस्टेंट वॉच है। इतना कहकर विलियम सैम को नीचे ले जाने लगता है और यही से स्टोरी और ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस होने वाली होती है। विलियम सैम को नीचे ले जाता है और एक सीक्रेट एरिया ओपन करता है जो फर्नीचर के पीछे छुपा हुआ होता है। वो बताता है कि ये एक सेफ हाउस है। फिर दोनों और नीचे स्टेयर से गुजरते हैं और एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं जहां मल्टीपल लिविंग क्वार्टर्स बने होते हैं। विलियम एक्सप्लेन करता है कि पीछे वाला रूम सेंट्रल सिस्टम है जो अपने इंडिपेंडेंट पावर सोर्स पर काम करता है। वो कंप्यूटर ऑन करता है और सैम को दिखाता है कि घर के अराउंड हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। विलियम कहता है कि इमरजेंसी के टाइम ये बिल्डिंग खुद को लॉक कर लेती है 3 लेयर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल के पीछे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। लेकिन विलियम कामली बोलता है कि शायद इस सिस्टम को इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हाई विलियम वहाँ से निकलता है, कैमरा स्क्रीन्स अचानक ग्लिच करने लगती है। विलियम के जाने के बाद सैम अपने हाथ की कंडीशन चेक करती है और देखती है कि जख्म अब सिर्फ हाथ तक नहीं बल्कि बाजू तक फैल चुका है। वो उसकी फोटो लेती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड वाल को भेज देती है, साथ हाई मेडिसिन भी ले लेती है। वाल का रिप्लाई आता है। वो कैजुअली कहती है, बस थोड़ा आइस लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को सैम घर के बाहर जैकुजी में रिलैक्स कर रही होती है। एनवायरनमेंट बिल्कुल काम होता है जब अचानक तेज हवा चलने लगती है। फिर एकदम से हवा रुक जाती है और जंगल के अंदर से कुछ अजीब अननोन सी आवाजें आने लगती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और सैम को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है, कहीं ना कहीं कोई उसे देख रहा है। कुछ ही लम्हों बाद हवा दोबारा चलने लगती है। परेशान सैम जल्दी से अंदर जाकर माँ को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। उसी वक्त घर की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती है। सैम फ्लैशलाइट उठाती है और धीरे धीरे बालकनी की तरफ जाती है। वो बाहर चेक करती है, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। जब वो वापस अंदर आती है, अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है और बस उसी मोमेंट दरवाजे के पास एक अजीब टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिखाई देता है। सैम को समझने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है कि उसने क्या देख लिया, लेकिन जब वो दोबारा देखती है, मॉन्स्टर गायब होता है। लाइट्स वापस आ जाती है। डर के बावजूद सैम हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और फ्लैशलाइट के साथ घर के बाहर का एरिया चेक करती है। हर कोने को स्कैन करती है, लेकिन इस दफा भी कुछ नहीं मिलता। वो वापस अंदर आकर दरवाजा लॉक करती है और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है, हाउस एआई अनाउंस करता है, रीच डिटेक्टेड, लॉकडाउन इनिशिएटेड। तुरंत ही मेटल पैनल सारे डोर्स और विंडोज के ऊपर बंद हो जाते हैं और सैम को एहसास होता है कि वो पूरी तरह घर के अंदर फंस चुकी है। वो पैनिक में फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डेड होता है। तभी अचानक वही पियर्सिंग चीखती हुई आवाज दोबारा सुनाई देती है, जो सीधा उसके कानों में दर्द भर देती है। उसका सर घूमने लगता है। फिर पीछे से कुछ आहट आती है। सैम धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखती है। सैम पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सांस थोड़ी नॉर्मल होती ही है कि बगल वाले रूम से एक डीप एनिमल टाइप ग्राउलिंग सुनाई देती है। सैम का पैनिक वापस आ जाता है। वो घबरा कर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागती है और टैब, वो क्रीचर उसके बिल्कुल पास से बिजली की स्पीड से गुजरता है जैसे हवा का झोंका। सैम तुरंत पावर स्विच दबाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो एग्जिट डोर्स की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजे लॉक रहते हैं। इसी बीच उसके सामने वाले दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगता है। सैम फ्रोजन हो जाती है। जैसे ही वो फ्लैशलाइट उस हैंडल पर डालती है, सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। कुछ सेकंड्स की हेजिटेशन के बाद सैम हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती है। विंडो के पास एक प्लांट अपने आप हिलता हुआ नजर आता है। सैम घबरा जाती है,
उसके हाथ से फ्लैशलाइट गिर जाती है। वो झुककर फ्लैशलाइट उठाती है और जैसे ही प्लांट की तरफ दोबारा देखती है, एक टेरिफाइंग हाथ शीशे पर लगता है, बिल्कुल नजदीक। सैम पूरी ताकत से चीखती है और सीधा नीचे की तरफ भागती है। वो सीक्रेट एंट्रेंस खोलती है और बंकर एरिया के अंदर दौड़ जाती है ताकि सिक्योरिटी कैमरास चेक कर सके। शुरू में स्क्रीन्स काम नहीं करती। सैम पैनिक में एक स्विच प्रेस करती है और तुरंत सारी स्क्रीन्स ऑन हो जाती है। कैमरास पर वो देखती है कि घर के बाहर घास पर वही खौफनाक क्रीचर झुका हुआ है। लाइट्स फ्लिकर करती है और अगले ही मोमेंट क्रीचर गायब हो जाता है। स्क्रीन खाली होती है। सैम रिलीफ लेने ही वाली होती है कि अचानक फोन की रिंगिंग से उसकी आंख खुल जाती है। पता चलता है कि सैम कंप्यूटर डेस्क पर सो गई थी। जब वो आंख खोलती है, वो तुरंत ऊपर भागती है और देखती है कि विलियम अपनी टीम के साथ आ चुका है। सैम ने तुरंत उन्हें बताया कि जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम है। विलियम कामली कहता है कि हमने कुछ ब्लैकआउट डिटेक्ट किए हैं और अपनी टीम को काम पे लगाता है। सैम कंसर्न के साथ कहती है, कुछ घर के अंदर आया था। विलियम रिस्पॉन्ड करता है, डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी फुटेज चेक करके बता दूंगा। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाते हैं। मिशेल सैम के हाथ के जख्म को देखती है और कहती है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। वो तुरंत एक्सरे अपॉइंटमेंट सेट करती है। कुछ देर बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आते हैं। विलियम अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ टाइम स्पेंड करता है, जबकि मार्क और सैम जंगल की तरफ चले जाते हैं ताकि प्राइवेट बात कर सके। सैम पैनिक और कंफ्यूजन में बताती है कि उसने एक क्रीचर देखा था जो इस दुनिया का नहीं लगता। वो स्पेकुलेट करती है कि शायद कोई एलियन उसके साथ स्पेस से जमीन पर आ गया, क्योंकि उसका मिशन था स्पेस में सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करना। माँ कुछ कहने ही वाला होता है कि इजी वहाँ आ जाती है, इंटरप्ट करती है। उसके बाद विलियम और सैम मिलकर सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं और जब सैम ने पहले क्रीचर देखा था, उस वक्त सिक्योरिटी स्क्रीन्स फ्रीज हो गई थी, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा हो। सिक्योरिटी स्क्रीन्स ग्लिच करने लगती है, लेकिन घास पर कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम कामली कहता है, ये सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हैल्यूसिनेशन है, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। विलियम के ऊपर जाने के बाद सैम कंप्यूटर से हाउस का स्कैन करवाती है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि अंदर एग्जैक्टली 9 लॉग है, बिल्कुल उतने ही जितने उसके फैमिली और विलियम की टीम के मेंबर्स हैं। थोड़ी देर बाद इजी, मार्क और सैम वुड्स में वॉक पर जाते हैं। मार्क कुछ देर के लिए अफेक्शन शो करता है, जैसे पुरानी टेंशन कम हो रही हो। तभी एक अजीब चिलिंग सी आवाज सुनाई देती है और शॉकिंग मोमेंट, इजी सडनली डिसअपियर हो जाती है। सैम और मार्क पैनिक में उससे ढूंढने लगते हैं। तभी इजी एक मुर्दा इंसेक्ट हाथ में लिए उनके पीछे खड़ी होती है। उसके तुरंत बाद जंगल के सारे इंसेक्ट्स चिल्लाने लगते हैं, एक अननेचुरल और टेरिफाइंग सिम्फनी। ये सब देखकर फैमिली डर के मारे घर की तरफ भागती है। जैसे ही वो घर की तरफ दौड़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हजारों इंसेक्ट्स वुड से निकलकर उनके आसपास उड़ रहे हैं। वो घर में घुसते हैं और खौफ के मारे देखते हैं कि सारे इंसेक्ट्स विंडोज पर चिपक गए हैं, इतने ज्यादा कि सनलाइट भी ब्लॉक हो गई है। कुछ मिनट्स बाद ये इंसेक्ट्स मैजिकली डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जो हॉरर का शॉक था वो फैमिली के दिमाग में अभी तक फ्रेश है। ग्लास थोड़ा स्टिकी हो जाता है। जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि सारे इंसेक्ट्स विंडोज के बाहर मारे पड़े हैं। कुछ देर बाद क्लीनिंग टीम आती है और सब क्लीन करने लगती है। एक नासा ऑफिसर सजेस्ट करता है, ये शायद एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से हुआ होगा। सैम अपने कैप्सूल टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में पूछती है, लेकिन लैब से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिलती। मार्क इजी के साथ चला जाता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि रात को दोनों फिर मिलेंगे। उसके बाद सैम अपने पैर में अजीब और बर्निंग पेन फील करने लगती है। जब वो शू निकालती है तो देखती है कि टो से ब्लड निकल रहा है। वो तुरंत बाथरूम दौड़ती है। शॉक के साथ वुंडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लोज इंस्पेक्शन पर पता चलता है कि चोट पूरे पैर के ऊपर तक स्प्रेड हो गई है। जब सैम टो को टच करती है, उसका नेल निकल जाता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। बैंडेज लगाने के बाद
सैम अपने वाउंड वाले हैंड पर आइस अप्लाई करती है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और सैम डर के मारे टेबल को बैक डोर के सामने ब्लॉक कर देती है। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है और अजीब और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स जो इंसेक्ट्स और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड है पढ़कर समझती है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। सैम इंटरनेट पर सर्च करती है और पढ़कर समझती है कि ये अजीब इंसिडेंट्स अक्सर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस या अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की वजह से होते हैं। कुछ लोग इसे यूएफओ साइटिंग्स और एलियन एनकाउंटर्स से भी लिंक करते हैं। आर्टिकल की पिक्चर्स में उससे ऐसे लोग दिखते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मार्क्स उसके जैसे ही स्प्रेड हो रहे हैं। तभी सैम को अपनी बैक के पीछे कुछ फील होता है। वो तुरंत बाथरूम दौड़ती है और मिरर में देखती है कि ब्लैक मार्क अब उसके शोल्डर तक एक्सटेंड हो गया है। लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगती है और सैम तुरंत अलार्म एक्टिवेट कर देती है। वो नीचे दौड़ती है, लेकिन दूसरे रूम से अजीब और डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देते हैं। इसी वक्त मार्क कॉल करता है और बताता है कि वो रात में उसके पास आ रहा है। सैम फोन पर पूछती है, क्या तुम एक अच्छी माँ थे, जिसे मार्क कंफ्यूज हो जाता है। लाइट्स फिर से फ्लिकर होती है और हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम अनाउंस करता है कि एक और ब्रीच डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद लॉकडाउन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सैम मार्क को बताती है हाउस में कुछ है और तभी और वियर्ड नॉइजेस उसके आसपास से पास आती है। फोन पर मार्क की आवाज डिस्टॉर्टेड और जिब्रिश में चेंज हो जाती है। सैम तुरंत बंकर की तरफ स्टेयर से नीचे उतारती है, लेकिन अचानक उसकी पीठ में इंटेंस पेन होता है और वो कंट्रोल खो देती है। वो स्टेयर से गिरकर नीचे लैंड करती है और जब वो अपनी पीठ को चेक करती है, सैम जैसे ही कुछ टच करती है, उसके हाथ में एक अजीब सी स्टिकी सब्सटेंस लगती है। उसका फोन भी टूट गया होता है। ऊपर से आवाजें सुनकर सैम तुरंत कंप्यूटर के पास दौड़ती है और सारे सिक्योरिटी कैमरास चेक करती है, लेकिन किसी को नहीं देखती। फिर वो बिल्डिंग का फुल स्कैन रन करवाती है और कंप्यूटर बताता है कि उसके अलावा बिल्डिंग में एक और इंसान है। तभी स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और सैम देखती है कि घर के अंदर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। डर के मारे वो स्क्रीन तुरंत बंद कर देती है। कंप्यूटर फिर एक और स्कैन रन करता है और कंफर्म करता है कि ऊपर के फ्लोर्स पर 2 और लोग हैं। सैम कुछ बटन्स प्रेस करती है और सीलिंग से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, जैसे बिल्डिंग ने अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दी हो। सैम नेक्स्ट रूम की तरफ दौड़ती है, जो किचन होता है, लेकिन वहाँ भी अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो फर्नीचर के पीछे छुपकर ओवन के रिफ्लेक्शन में मॉन्स्टर को देखती है। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर उससे नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही सैम दरवाजे की तरफ मूव करती है, एक दूसरा क्रीचर सामने आ जाता है और उसे फिर से छुपना पड़ता है। क्रीचर जब वहाँ से चला जाता है, सैम दरवाजे से बाहर निकलकर भागती है। वो एक बाथरूम में छुप जाती है और दरवाजे को फर्नीचर से ब्लॉक कर देती है ताकि कोई भी उसके अंदर ना आ सके। अचानक सैम के इंजर्ड हाथ में तेज दर्द होता है। वो अपना बैंडेज हटाकर देखती है और देखती है कि उसकी स्किन पर कोई अजीब सा स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ है। जब क्रीचर्स दरवाजा तोड़ने लगते हैं, सैम तुरंत शावर में छुप जाती है। जैसे ही क्रीचर्स अंदर घुसते हैं, सैम वेंट का ढक्कन तोड़कर एक पैनल खोलती है और भाग जाती है। बाहर मार्क और इजी पहुंचते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग कंप्लीट लॉकडाउन में है। मार्क सैम को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कार छोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। इजी कुछ देखकर पैनिक में भागकर बाहर निकल जाती है और मार्क उसके पीछे जाता है। देखते ही देखते इजी जंगल में एक रोशनी की तरफ पॉइंट कर रही है। उस वक्त सैम कॉरिडोर में वापस आती है और स्टेयर्स चढ़ने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद सैम मॉन्स्टर का पंजा किक मारकर हटा देती है और आगे बढ़ जाती है। सैम कॉरिडोर्स के बीच एक सीक्रेट जगह में घुस जाती है, जहां उसके जख्म चमकने लगते हैं। आखिरकार वो एक लैडर ढूंढ लेती है और एक हाथ से जंगल के बाहर निकल जाती है। जंगल के ट्रीज के बीच भागते हुए उसके जख्म और चमकने लगते हैं और वो मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनती है। हर कदम के साथ सस्पेंस और डेंजर बढ़ता है। सैम जंगल में जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही मॉन्स्टर्स की आवाजें उसके पास आती है, वो दुआ मांगती है।
अचानक एक क्रीचर उसका चिन्ह उठाता है और मेहरबान आंखों से देखता है। फिर वो अपनी भाषा में पूछता है, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? सैम हैरान होती है कि ये क्रीचर उसकी हर बात समझ रहा है। तभी और क्रीचर सामने आते हैं और पहला क्रीचर कहता है, हमें तुम्हारी कमी महसूस हुई थी। सैम अब भी कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है, आप कौन हो? क्रीचर जवाब देता है, हम तुम्हारा परिवार है। फिर क्रीचर अपना माथा सैम के माथे से लगाता है और कहता है, याद करो। और इस मोमेंट सैम के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये पता चलता है कि वो असल में एक एलियन है और उसका परिवार कई साल पहले अर्थ पर क्रैश हुआ था। वही वक्त विलियम और उसकी आम टीम घर के आसपास पहुंचती है और वो उन्हें याद दिलाता है कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट एंटिटी का सामना कर रहे हैं। फिर वो उन्हें सर्च के लिए भेज देता है। जब सोल्जर्स घर के बाकी हिस्से चेक कर रहे होते हैं, विलियम बंकर में जाता है और वहाँ चीज टूट-फूट हुई देखता है। जंगल और मिस्ट्री का ये मोमेंट हॉरर और साईफाई का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहाँ सैम का असल आइडेंटिटी और एलियंस का ट्विस्ट सबके सामने आता है। एक टीम ने सैम को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन एलियंस बचकर भाग गए। भागदौड़ के बीच सैम अपने एलियन परिवार से अलग हो गई और उसने एक डिवाइस के जरिए अपने बॉडी को इंसानों जैसे रूप में बदल लिया। जब विलियम ने उसे पाया, सैम एक छोटी लड़की जैसे दिख रही थी और उसी दिन उसने सैम को अडॉप्ट कर लिया। सैम के एलियन परिवार ने कभी उसकी तलाश नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने ही उसका कैप्सूल तोड़ा कर जगाया था ताकि सैम अपनी असली आइडेंटिटी समझ सके। वर्तमान में मार्क और इजी सैम को एलियंस के बीच घिरे हुए पाते हैं। इजी अपनी माँ का ग्लोइंग बॉडी देखकर डर जाती है, लेकिन सैम उससे यकीन दिलाती है कि कोई भी उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी विलियम आता है और कहता है कि उसे हमेशा पता था सैम असल में क्या है। विलियम ने ही उससे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंस्पायर किया और जानबूझकर उससे मिशन पर भेजा ताकि एलियंस को दोबारा जमीन पर बुलाया जा सके। अब विलियम चाहता है कि एलियंस को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना दिया जाए और इस मिशन के लिए अपनी टीम को बुलाता है। विलियम सैम से कहता है, एलियंस को सरेंडर करने को कहो, लेकिन सैम मना कर देती है। जैसे ही विलियम बंदूक निकालता है, टेंशन और सस्पेंस का मोमेंट और भी इंटेंस हो जाता है और ऑडियंस के लिए क्लाइमैक्स का सेटअप रेडी हो जाता है। मार्क सैम को धक्का मार कर गिरा देता है और कुछ पंचेस भी लगाता है। इस मोमेंट पर सैम का कैमोफ्लेज खत्म हो जाता है और वो अपनी असली एलियन फॉर्म में सामने आती है, एक ग्लोइंग, पावरफुल और इंस्पायरिंग बीइंग। सोल्जर्स आसपास आ रहे होते हैं, लेकिन मार्क सैम से कहता है, अपनी सेफ्टी के लिए अब भाग जाओ। इजी अपना हाथ बढ़ाती है और सैम अपने पावरफुल एलियन पॉ से उसका हाथ छूती है, एक इमोशनल और हार्ट टचिंग मोमेंट। फिर सैम अपने एलियन परिवार के साथ एक डेयरिंग एस्केप में निकल पड़ती है। जब सोल्जर्स फाइनली पहुंचते हैं, एलियन फैमिली एक ब्लेजिंग हाईटेक स्पेसशिप में अर्थ को छोड़ चुकी होती है, एक विजुअली स्पेक्टेकुलर और सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स। और यही मोमेंट मूवी का एपिक एंडिंग होता है, सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल पे ऑफ का परफेक्ट कॉम्बो। ये थी सैम की कहानी, एक एलियन, एक माँ और एक मिशन जो दुनिया को बादल के रख देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और ऐसे माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनर्स मिलते रहें।